आज जो दौर है वो भी एक इमरजेंसी का दौर है, पर वो इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई। किसान लड़ रहे थे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसानों को पता था कि ये अगर हमारे हाथ से चला गया, इसकी हमारी जो स्वामित्व है ये खत्म हो गई, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। कई जगह पर जहाँ युवा आंदोलन हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, रोजगार मांगा जा रहा है, तो वहाँ पर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हम तुमको जेल में डाल देंगे, और अगर जेल में एक दिन के लिए भी गए तो आपकी नौकरी के चांस ख़त्म हो गए। ये बात सही है। उत्तराखंड में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसे ही हुआ है, और वहाँ के युवा काफ़ी ठंडे पड़ गए। लेकिन मैं ये बात आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज से लगभग कितने साल पहले, 50 साल पहले, इसी तरह युवाओं ने इस देश में आंदोलन शुरू किया था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो बाद में पूर्वी साइड पे फैला बिहार आंदोलन हुआ, और उस समय फिर जेपी जैसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद इमरजेंसी लगी। आज जो दौर है वो भी एक इमरजेंसी का दौर है, पर वो इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई। मुझे ये इसलिए भी लगता है कि कई लोग डरे हुए हैं, सरकार के इशारों से ही वो चुप बैठे हुए हैं। बहुत कुछ है उनके पास बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन डरे हुए हैं। और इमरजेंसी में हालत ये थी, मैं विदेश में था उन दिनों में, पढ़ाई कर रहा था, तो हमने जब इमरजेंसी का विरोध वहाँ किया और उन इलाकों में जाते थे जहाँ काफ़ी भारतीय लोग वीकेंड पे इकट्ठे होते थे, और हम पर्चे बांटने की कोशिश करते थे कि ये इमरजेंसी क्या है, इसका विरोध क्यों करना चाहिए, तो लोग वो पर्चे लेने से डरते थे। और अगर 100 में से 2-3 लोगों ने ले भी लिया वो पर्चा, तो पीछे मुड़ के देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा है। इस तरह का माहौल तब भी था। लेकिन वही युवा शक्ति ने फिर दम दिया। जो विरोध हुआ चुनाव के समय, उसमें युवा शक्ति का बहुत बड़ा रोल था, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना आंदोलन जारी रखोगे और वो युवा शक्ति का प्रदर्शन फिर से देखने को मिलेगा। आज ये भी बात है, केवल रजत कुमार ही नहीं हमको डरा रहे थे, आप भी अनुपम भैया हमको डरा रहे थे कि वो 20 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, और 9 साल में 18 करोड़ चाहिए थी, लेकिन मिली तो कुछ नहीं। तो वो तो बैकलॉग हो गया 18 करोड़ का, कहाँ से आएंगी ये नौकरियां। फिर थोड़ी देर के बाद प्रशांत भैया बोले, और प्रशांत ने और डराया कि भाई भविष्य में तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, और फिर तो नौकरियां होंगी नहीं। जिस तरह की हम लोग चाहते हैं फॉर्मल सेक्टर में, वो तो बहुत कम हो जाएंगी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि समस्या तो बड़ी गंभीर है। मैं प्रशांत की बात ये तो मानता हूँ, कई लोगों ने और भी कहा कि वास्तव में देखा जाए तो एक कारण कि नौकरियां नहीं मिल रही है ये भी है कि सरकार आपको बताए या ना बताए, अंदर से सरकार खोखली है। सरकार के पास पैसे जितने होने चाहिए वो है नहीं। तुलजापुरकर भाई ने अभी बताया हमको कि 21 लाख करोड़
तो इकट्ठे ही नहीं किए। तो लूट मची हुई है और कई कारण हैं। लेकिन इसी तरह एक और छिपा हुआ कारण है, अब मैं पर्यावरण का भी थोड़ा पक्ष रखना चाहता हूँ। वो छिपा हुआ कारण है कि भारत जैसे देश में हमारी जो पर्यावरणीय सुरक्षा है वो जंगलों पे आधारित है। हम लोग नहीं समझते हैं कि कृषि और पर्यावरण जंगल का कितना घनिष्ठ संबंध है। ये हमारे पहाड़ में तो देखने को मिलता है हमें, जहाँ ज़मीन इतनी कम है लोगों के पास, किसानों के पास, चारा उनका जंगल से आता है, वो चारा गाय या और जानवर खाते हैं, गोबर मिलता है, गोबर खाद बन के खेत में जाता है, उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन अगर जंगल कम हो गए तो फिर उत्पादकता तो कम होगी। और ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरी बात, प्रशांत ने कहा कि भविष्य बहुत ही गंभीर होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, है ना? तो मैं आपको थोड़ा और डरा देता हूँ कि जिस तरह से हम पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, उस तरह से नुकसान तो बहुत हो रहा है। ये कल की बात नहीं है, आने वाले समय की बात नहीं है, दौर शुरू हो गया है। मौसम परिवर्तन आप सब देख ही रहे हो और झेल भी रहे हो। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के पैसे और कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिलीफ रिहैबिलिटेशन में भी पैसा लगेगा। कुछ हिस्से से तो उससे काम तो मिलेगा, जो हाथ से काम करते हैं लोग उनको काम तो मिलेगा, लेकिन फॉर्मल सेक्टर के लिए पैसा कम होगा। तो आप लोग जो ये सोच के बैठे हो कि फॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए, थोड़ा आपको फिर से विचार करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक नसीहत ज़रूर दूंगा। मैं कई बार देता हूँ, जब युवाओं के बीच में बात करता हूँ, उनको पसंद नहीं आती है मेरी बात, फिर भी मैं कह देता हूँ। और वो ये है कि जो बेसिक रिसोर्स है प्रोडक्शन का, वो है ज़मीन। और इसीलिए किसान लड़ रहे थे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसानों को पता था कि ये अगर हमारे हाथ से चला गया, इसकी हमारी जो स्वामित्व है ये खत्म हो गई, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो भी आपकी तरह फिर नौकरियों की खोज में जाते, और नौकरियां हैं कहाँ। लेकिन जब से अंग्रेज़ों का शासन आया, तब से जो समाज की ज़मीन थी, जिस पर समाज पूरा निर्भर होता था, वो ज़मीन जो है वो शासन प्रशासन ने लेनी शुरू की। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बाद में ब्रिटिश सरकार ने। दुख की बात ये है कि वो चले भी गए तो हमारे शासक जो हैं उन्होंने इस समस्या को और जटिल कर दिया। वही कानून उनको और कड़ा करके ज़मीन पर कब्ज़ा बढ़ाते गए। आज़ादी के समय करीब 3.25 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी। आज करीब 7.25 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लोग जानते हैं
उनको पता होगा कि वो अपना अलग ही राज है। वहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई डीसी वीसी की बात नहीं चलती है। ये जो दोगुना हो गई है ज़मीन, ये अगर समाज में वापस बांटी जाए, जहाँ हो सके तो कलेक्टिव रूप में, और नहीं हो सके तो प्राइवेट रूप में भी दी जा सकती है। अगर आपको ओनरशिप नहीं देनी तो आपको लीज दे दे फॉर यूज़। इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा गरीब का, इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा कि मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हमारे अर्थशास्त्री साहब बैठे हैं यहाँ, सोचिए अगर आपने इस दिशा में नहीं सोचा है, ये बात हमने 1981 में लिखी थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।